प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले चेयरमैन पीएसी की तैनाती, पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात में शिद्दत, शेर अफजल मरवत ने अपनी जगह किसी और को चेयरमैन पीएसी नामजद करना साथियों की साजिश करार दे दिया। पीटीआई की तरफ से चेयरमैन पीएसी के लिए साहबजादा हामिद रजा का नाम सामने आ गया, जबकि लतीफ खोसा ने बानी पीटीआई की तरफ से सेनेटर हामिद खान को उम्मीदवार करार दे दिया। कौन बनेगा चेयरमैन पीएसी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम का दौरा कराची। ताजिरों के साथ मीटिंग में मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने भारत और दीगर हमसायों से ताल्लुकात ठीक करने और बानी पीटीआई के साथ हाथ मिलाने का मशवरा दे दिया। वजीर आला सिंध का विफाक से फंड्स न मिलने का शिकवा, क्या पाकिस्तान भारत से तिजारत खोल सकता है, क्या हुकूमत बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान ने ऑपोजिशन को फांसी लगाने का कहा, नदीम अफजल चंद ने बानी पीटीआई से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। इलेक्शन के बाद पीटीआई को हुकूमत साजी की दावत देने से मुतालिक भी एतराफ, खान ने इनकार कर दिया। चंद साहब किसानों को गंदम की मुनासिब कीमत न मिलने पर भी फट पड़े। इसके अलावा बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समात सहाफी हफीजुल्लाह नियाजी जज्बाती हो गए, बेटे के लापता होने का दावा, इदारों ने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। हफीजुल्लाह नियाजी की अदलिया से बेटे की मुलाकात के लिए दुहाई, अदलिया ने हसन से मुतालिक क्या हुक्म दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्लास साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ जी, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम अफजल चंद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, आपसे बात होनी है पीएसी के हवाले से, क्योंकि आप इस ओहदे पर रहे हैं, आप जानते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है चेयरमैन पीएसी की। लेकिन उससे पहले आपने कुछ बातें की, बड़ी कुछ इस तरह की बातें की जिस पे आपसे डिस्कशन बनती है। उसमें एक आपने ये चीज कही कि इलेक्शन के बाद बानी पीटीआई को दावत दी गई बातचीत करने की। जरा इसके बारे में बताएगा कि ये किसने दी दावत, कब दी, और क्या बिलावल और जरदारी साहब ऑन बोर्ड थे इस काविश के पीछे? नहीं, मैं हमारी पार्टी में जी डिस्कशन हुई, हम चंद लाइक माइंडेड दोस्तों ने डिस्कशन की और उसके बाद दो तीन दोस्तों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली। मैंने कहा, मैं गौर खान मेरे वकील भी रहे हैं, हमारे दोस्त भी हैं पुराने, तो उनसे मैं बात करता हूँ और बाकी पीटीआई में भी दोस्त अहबाब है। मैंने कहा मैं बात करता हूँ उनसे, डिस्कशन एक डिटेल डिस्कशन तो ओपन करते हैं। तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 3-4 दोस्तों से और बड़ी खुल के बातें हुई। उन्होंने कहा हम अपनी पार्टी में डिस्कशन करेंगे चीजें, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कुछ मामला आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम कमजोर हुकूमत नहीं बनाना चाहते, तो हम नहीं आपके साथ बैठ सकते हुकूमत में, इस वक्त कमजोर हुकूमत है, तो आप बाकी ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग जो है ये ओपन रखना चाहिए हर वक्त। तो लेकिन जरदारी साहब और बिलावल साहब ऑन बोर्ड नहीं थे इसमें, ये हमारी अपनी दोस्तों की एक काविश थी। अच्छा चंद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये उन्होंने कहा हम कमजोर हुकूमत नहीं बनाना चाहते, तो जिस कमजोर स्टेट में वो इस वक्त हैं उन्होंने क्यों प्रेफर किया कि वो इसी स्टेट में रहें और फिर भी वो बिल बैठ के बात ना करें? ये रिजिडिटी के पीछे आप रहे हैं पीटीआई में, और एक समहाउ लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है आपका भी पीटीआई के लिए, दोस्त वगैरह मौजूद हैं उस पार्टी में, क्या वजह है रिजिडिटी है? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हमसे इत्तेफाक करते थे, आज भी करते हैं मेरे से इत्तेफाक के पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। मुझे कम से कम 4-5 एमएनए से मेरी बातें हुई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें पीओ पार्टी के साथ, पीओ पार्टी के लिए हमारा नरम गोश है, हम चाहते हैं कि पीओ पार्टी के साथ बैठ के हम हुकूमत बनाएं। और लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े हॉक्स हैं, जो समझते हैं कि जी नहीं किसी सूरत नहीं, जिनको मैं समझता हूँ पॉलिटिकल सेंस ही नहीं है उन लोगों को, जो वो जो कहते हैं कि लड़ाई हर वक्त रहनी चाहिए, लड़ाई से वोट बढ़ता है। लड़ाई से हर वक्त वोट नहीं बढ़ता, कभी कभी बढ़ता है, लेकिन लड़ाइयों से हुकूमतें नहीं मिलती होती, लड़ाइयों से रिलीफ नहीं मिलता होता, लड़ाइयों से मुल्क आगे नहीं चलते, लड़ाइयों से पार्टियां नहीं पनपती। पार्टियां पॉपुलर, आप ठीक है आप वेव होते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई भी करना होता है, उसको फिर आपने किसी सूरत आपने देखें अगर पॉपुलर थे तो इलेक्शन तो ना जीत सके ना। तो ये मैं समझता हूँ कि उनको गलत फैसले हैं उनके, और आज भी वो गलत फैसले कर रहे हैं।
आज भी जिस तरह अदालत में बैठ के वो बाहर आके इदारों के मुतालिक बातें करते हैं, इन बातों से उनको फायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली नुकसान होगा। एक प्रैक्टिकली काम करना और चीज होती है, और अगर आप सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल वो बिलीव करते हैं, या पार्लिमानी जमहूरियत पे वो बिलीव करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अगर चाहते हैं कि वो इक़्तिदार लेना चाहते हैं और ऐसे लड़ के लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है और उनके लिए ठीक भी नहीं। सर जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर। आजकल फिर आप दोबारा ये खबरों में आपको फन आता है, वैसे 2-3 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, फिर आप सरफेस करते हैं, 2-4 ऐसी बातें करते हैं कि फिर पूरा मीडिया जो है पूरी सियासत आपके गिर्द ये घूमना शुरू हो जाती है। सर अभी आपने कहा कि हम अगेन उनसे बातचीत कर रहे थे और उनसे कोई हुकूमत बनाने की PTI से क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप समझते हैं कि आप भी वही गलती कर रहे थे जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने की थी, कि एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहती थी कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी जो है वो पावर में है, और उन्होंने उस वक्त उनको भी मना किया था, परवेज इलाही साहब नहीं माने, तो जो कुछ बाद में उनके अगेन उनके साथ हुआ, तो आप समझते हैं वही लाइन आप भी ले रहे थे बगैर एस्टेब्लिशमेंट की? नहीं, देखिए उससे आप कैसे इमरान खान से वो कर सकते थे अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना होती सर आपके लिए? क्लासरा साहब, दो चीजें हैं। पहले तो हम अगर PTI के कुछ दोस्तों से जो प्राइवेट महफलों में हमसे एग्री करते थे, अगर वो बाज़ाब्ता तौर पर एग्री करते, पहले हम अपनी फिर क़यादत से बात करते, हम क़यादत को ऑन बोर्ड लेते, क़यादत के बाद फिर यकीनन एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेते। एस्टैब्लिशमेंट की और PTI की अगर पीपल्स पार्टी के जरिए सुलह हो जाती, या इस मुल्क में कोई ऐसी नेशनल हुकूमत या ऐसी चीज आ जाती जिससे मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाती, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। मैं तो आज भी समझता हूँ कि तमाम पार्टीज को मिलकर इस मुल्क को इस भंवर से निकालना चाहिए, इस गड्ढे से निकालना चाहिए, मेरा बड़ा पुख्ता यकीन है। और जब तक ये तू तकरार, ये शिद्दत वाली सियासत होती रहेगी, मार दाड़ वाली, मुल्क आगे नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन आपने कहा जी कि हम फिर एस्टेब्लिशमेंट से बात करते, पहले खान साहब उनकी पार्टी के लोगों को राजी वगैरह करके, तो एस्टेब्लिशमेंट कह देती नहीं भाई आपने खान साहब के साथ आपने कोई अलायंस नहीं करना, तो क्या करते फिर आप? मैं एस्टेब्लिशमेंट को जितना थोड़ा सा जानता हूँ, मैं आप जितना तो नहीं जानता सर, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि जिस मुल्क में स्टेबिलिटी है, मेजॉरिटी उन लोगों की है जो सुलह सफाई चाहते हैं, जो मुल्क में चाहते हैं कि अफरा तफरी ना हो, वो मेजॉरिटी में है और मेजॉरिटी अल्टीमेटली प्रिवेल कर जाती है। अच्छा, आपने कहा कि अभी आप उसके बाद अपनी टॉप लीडरशिप को एतमाद में लेते और बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब, लेकिन बिलावल साहब की तो तकरीरें हैं, वो रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि जनाब इमरान खान साहब PTI हमसे बात करें, हम इनको वर्कर्स को आके सहूलतें देंगे, हमारा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम खान साहब के केसेस को भी रिव्यू करेंगे। बिलावल साहब तो डे 1 से ये पेशकश कर रहे थे और उस पेशकश को इमरान खान साहब या उनकी पार्टी बई नहीं कर रही थी। सर आपका ये कहना है कि सिर्फ हमारे 3-4 दोस्तों के दरमियान बात थी, ये तो बिलावल साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने जलसों में कहा है, तकरीर में कहा है। लेकिन क्रासरा साहब, उनका पार्टी के अंदर डिस्कशन भी हुई बहुत सारी चीजों पे, वो तो मैं नहीं मीडिया में बता सकता, लेकिन मैं अगर ये कहूं कि उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई थी या हमारे को जिम्मे लगाया था, ये गलत बात है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, हमारी कोई क़यादत ने या पार्टी ने ड्यूटी नहीं लगाई थी, लेकिन हम समझते थे कि इस मुल्क को जो इलेक्शन जिस तरह हमने लड़ा, इलेक्शन के अंदर जो सूरत हाल बनी, इलेक्शन के अंदर हमारा एक बयानिया था, उस बयानिए को मैं समझता हूँ कि हमारा और PTI का बयानिया बड़ा करीब करीब था। जो पंजाब में हमने इलेक्शन कैंपेन चलाई है, तो उस बयानिए की बुनियाद पे हम समझते थे कि डायलॉग होना चाहिए, और ये भी हकीकत है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद लिए बगैर ना हुकूमतें बन सकती हैं, ना हुकूमतें चल सकती हैं। अच्छा, आपने भी कहा कि वो खान साहब इतनी तमाम पॉपुलैरिटी के बावजूद जो उनके हामी समझते हैं कि खान साहब जेल में बैठे रहे हैं तो बड़ा वोट बैंक हमारा बढ़ता रहता है, तो मैं तो आज भी उस पर कह रहा था, इस पर ट्विटर पे मैंने कहा, मैं कि पूरी पार्टी चाहती है कि खान साहब जेल में बैठे रहें, वोट बढ़ते रहें, ये सेनेटर बनते रहें, MNA बनते रहें, और बेचारे खान साहब अपने स्पाउस के साथ वो जेल में बैठे रहें, तो बस ये सियासत चल रही है। ये एग्री विद यू, लेकिन खान साहब तो ये कहते हैं जनाब कि हमारी पार्टी इलेक्शन जीत गई थी, ये 45 और 47 वाला रोला पड़ा है, और उनकी पार्टी को जिस तरीके हाथ पांव बांधे गए, उनको सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन, उनके फिर उनका झंडा ले लिया गया, उनका बल्ला ले लिया गया, उनकी सीटें ले ली गई, तो वो तो अपने आप को इलेक्शन जीते हुए समझते हैं, या इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ वो समझते हैं ज्यादतियां की हैं। सर क्लासरा साहब, आप हिस्ट्री में थोड़ा सा, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा पीछे जाए। मियां नवाज शरीफ जब जलावतन थे, उनकी पार्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन था, उनका कौमी असम्बली में वो रोज धुआंधार तकरीरें करते थे,
तो अल्टीमेटली मियां साहब नहीं आ सकते थे, ना वो इलेक्शन लड़ सकते थे, ना उनकी फैमिली आ सकती थी। हमजा शहबाज साहब इधर गिरवी रखे हुए थे उस वक्त, आपको याद है जी। तो फिर उनको मुज़ाकरात करना पड़े, उनको फिर वापस आना पड़ा, सारी चीजें समेटनी पड़ी, फिर जाके इलेक्शन हुआ, फिर वो वजीर आजम भी बन गए। और फिर आज वो फिर देख लेना ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। इसका मतलब है डायलॉग तो करने पड़ते हैं। तो ये बात अब कौन समझाए इमरान खान साहब को सर? कोई है लगता है आपको इस मुल्क में जो ये बात उनको बताए कि जो उनकी पार्टी के जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, जो जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं वो थोड़े, जो सामने कभी अब सच्ची बात है वो बात बहुत कम लोग हैं, यही अलमिया है, क़यादतों के सामने बोल नहीं सकता सच्ची बात भी, लेकिन बोलनी पड़ेगी अल्टीमेटली। अगर उन्होंने सियासत बचानी है, इस मुल्क को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, पार्लियामान को बचाना है, तो उनको बात करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में अपनी क़यादत से भी बात करनी पड़ेगी और क़यादत को भी समझाना पड़ेगा कि रोज जेल में, लेकिन वो जो बात करता है सर, 2-3 लोग हैं वहां पे, आपने ठीक कहा, पीटीआई में जो सोबर हैं, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी रखते हैं, डायलॉग पे बिलीव रखते हैं, साफ ज़रा गिव एंड टेक पे बिलीव रखते हैं, पार्लियामेंट उस पर एडजस्टमेंट पे रखते हैं, लेकिन अगर बात करें तो वो तो इमरान खान साहब हूँ, उनकी पार्टी के लोग हूँ, उनको ट्विटर सोशल मीडिया के कीबोर्ड वार है, उनको गद्दारी के वो अगर ठप्पे लगाना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं आप तो एजेंसियों के एजेंट हैं, आप तो ये बताएं, आप ये बताएं कि एक वक्त था कि वो उसी बाबर स्टार के खिलाफ लिखते थे, उसको जज बनाने के खिलाफ थे। आज वो वक्त है कि वही बाबर स्टार की तारीफें करते हैं। तो ये एक वक्त था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े हक में थे, 1 पेज वो बाप समझते थे। जब हम कहते थे कि थोड़ा सा फासला होना चाहिए, पॉलिटिकल सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, तो लोग आके से हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। फिर वो वक्त आया कि उन्होंने न्यूट्रल को जानवर बना दिया। तो ये फेजेस आते रहते हैं उन पे। तो इसलिए अब खान की पार्टी में जो बात करते हैं सुलह सफाई की, तो पूरा क्राउड पड़ जाता है। वो तो कहते हैं ये उनके एजेंसियों के ये हैं, उनके एजेंट हैं, ये तो गद्दार हैं, ये तो खान साहब के खिलाफ कौन बात करेगा? क्राउड से देखें क्लासरा साहब, मेरा तो इस पे यकीन है कि क्राउड से या मेजॉरिटी की उस गाली गलोच से, जीजी ब्रिगेड से डरते हुए आप ये बताएं, जो बच्चे जेलों में हैं या जो बच्चे मुकदमात में हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर इस वक्त बेचारे बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मुझे पता है, मैं 1-2-3 बंदों का, मियां असलम इकबाल है जो लाहौर वाला, मुझे पता है कि वो इंतहाई अच्छा और शरीफ आदमी, हमाद अजहर बड़ा शरीफ आदमी है। ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे पता नहीं कितनी दुख दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अगर गैर मुल्क में बैठ के कुछ लोग गालियां देते रहेंगे और पार्टी को लिए बनाते रहेंगे मुश्किलात, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम की या पॉलिटिकल वर्कर क्लास की एक तौहीन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें ना आपको डरना चाहिए ना हमें डरना चाहिए, गालियां देते हैं देते रहें, जो जेन्युइन बात है हमें करनी चाहिए। अच्छा सर, आज वहाँ पे आपने सुना होगा हबीब रफीक साहब जो हैं, वो कराची में जब प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा है खान साहब के हवाले से कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। आप दोनों को बड़ा करीब से जानते हैं, खान साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी। आपको लगता है कि खान साहब को अगर अप्रोच करे हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब दोबारा डायलॉग की ऑफर करेंगे, नोइंग हिम अ बिट, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे या वही कहेंगे मैं डाकू चोरों से हाथ नहीं मिलाता, कोई बात नहीं करता? मेरे ख्याल में खान साहब सिर्फ पॉलिटिकल क्लास से नहीं बातचीत करेंगे, वो एस्टैब्लिशमेंट से भी साथ बात करेंगे। तो वो एस्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिकल क्लास से ज्यादा अहमियत देते होते हैं, उनका माइंड सेट ये है। तो वो इस पे बिलीव करते हैं और मेरे ख्याल में सारों को बातचीत करनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को भी और पॉलिटिकल क्लास को भी। तो आपने भी कहा था कि आप एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ा सा जानते हैं, तो आपकी क्या राय है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करेगी इस वक्त? मेरे ख्याल में करनी चाहिए। नहीं चाहिए और चीज है सर, वो तो आपकी मेरी ख्वाहिश है। और अगर पॉलिटिकल क्लास कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी, तो हो भी जाएगी बातें, कोई ऐसा मसला नहीं है कि ना हो। गवर्नमेंट देखें, अब कुछ सियासी लोगों को भी अपना फ्रंट पे आना चाहिए ना, कुछ जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब वो अगर प्राइम मिनिस्टर तो ये कहते हैं, आपने सुना भी होगा माजी में तकरीर, वो कहते हैं हम तो ऑफर ये पहले दिन से कर रहे हैं। तो खान साहब कहते हैं मैं डाकू चोरों से बात नहीं करता। कैच 22 सिचुएशन बन चुके हैं दोनों साइड से। ख्याल में कुछ सीबीएम करने पड़ेंगे और कुछ चीजें हो जाएंगी और पीपल्स पार्टी इसमें अपना रोल अदा करेगी। और अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ने पहले भी कोलिशन पार्टनर्स और आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े मुश्किल अदवार में काफ लीग, एमकेएम, एएनपी सबको मिला के भी मुल्क में क्राइसिस से मुल्क को निकाला है। और आप देख लें कि आज तक ना उस क्राइसिस से ना
उस तरह गंदम सरप्लस हुई है, ना फॉरेन रिजर्व उतने हुए हैं, ना एक्सपोर्ट उतनी हुई है। तो बीबी की शहादत के बाद मुल्क कितने क्राइसिस में चला गया था। तो ये देखे ना, ये हम हमारी क्यादत पे तो या पीपल पार्टी में तो ये एबिलिटी है कि अच्छा, आपने बात की जरदारी साहब की कि वो ये रोल प्ले कर सकते हैं। इस वक्त अगर प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कमांडर हैं आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के, वो अगर बातचीत चलाएं, आपका ख्याल है अगर कोई गारंटीज दें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है वो इसका ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस एस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान साहब में, कि इमरान खान साहब की कोई गारंटी देने को तैयार नहीं कि जो चीजें तय करेंगे बैठ के अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो खान साहब उस पर पूरे रहेंगे, ना कोई अगेन उसमें दुनिया में कोई मुल्क उनकी गारंटी देने को तैयार है, ना कोई लोकल देने को तैयार है। सर, तो जरदारी साहब उनकी गारंटी देने को तैयार होंगे ये फौज को कि जो चीजें तय करेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे? जहां तक बात है, मेरे ख्याल में या उनकी बीवी गारंटी दे सकती है या उनकी बहनें गारंटी दे सकती है। अच्छा, गारंटी उनसे लेनी चाहिए। अच्छा, वो दो मतलब जरदारी साहब अगर इसको आर्बिट्रेशन करवाते हैं आर्मी और ये इमरान खान साहब के दरमियान तो वो गारंटर नहीं लेकिन बनेंगे। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट लेना पड़ेगा ना, एग्जेक्टिव को लेना पड़ेगा, जरदारी साहब को या कायल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सीपीएम सर बात सुने चांद भाई, ये जरदारी साहब तो आपको पता है उनके पास तो ऐसे ऐसे कुछ जादू हैं, करिश्मे हैं। उन्होंने तो आप लोगों को, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को जाके कैल कर लिया था कि जनाब इमरान खान साहब को हटाते हैं, हालांकि नवाज शरीफ साहब खिलाफ थे कि इनको ना हटाएं और तरीके एतमाद लाते हैं। उन्होंने तो कैल कर, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने पे कैल कर लिया। जरदारी साहब के पास तो बहुत सारे टैक्टिक्स हैं। गवर्नमेंट जिम्मेदारी तो जरदारी साहब आप भी मेरे ख्याल में सबको कायल कर देंगे। गवर्नमेंट या स्टेक होल्डर लगाएंगे या गवर्नमेंट जिम्मे लगाएगी तो सबको जरदारी साहब कायल कर देंगे। अच्छा सर, ये कमिंग टू द ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सर आप, क्योंकि मैं खुद आपकी प्रोसीडिंग मैंने देखी हुई है एज ए चेयरमैन के तौर पर, आपने बड़ी अच्छी कमेटी चलाई थी। हालांकि चौधरी निसार अली खान साहब एक दबंग, आप उनकी कमेटी के मेंबर भी थे और आपका उनका थोड़ा सा चिट चैट व नोक झोंक भी चलती रहती थी, विटनेस टू दैट। उनके बाद आपने चलाई है कमेटी। सर अब हम देख लें यहाँ पे हमारे सरायकी में कहते हैं गढ़धाल मचना, ये बड़ा गढ़धाल मच गया है सर कि पीटीआई के अंदर वहां लड़ाइयां शुरू हो गया। मुझे नहीं पता कल को स्पीकर साहब पीटीआई के बंदे किसी को बनाते हैं या नहीं बनाते, वो हाउस में से किसी और को बना देते हैं। वहां तो 4 उम्मीदवार आ गए सर इस पीटीआई के अंदर से कि हमें चेयरमैन बने, हम बन रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दैट सर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। देखिए जी, मेरे ख्याल में जब पार्लियामान को आपने चलाना है, पीटीआई ने अगर लेनी है ये कमेटी, तो उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नजरियाती तौर पे करीब आना पड़ेगा और उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए उनको मिल सकती है। साइन करना पड़ेंगे उनको, आप ये कह रहे हैं कि साइन ना भी करें तो कम से कम जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुखबुका का नाम देते थे, अब उनको ये कहना चाहिए कि जमहूरियत की बहाली के लिए इससे बड़ा डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में जब वो नजरियाती तौर पे थोड़ा सा उस डॉक्यूमेंट को मानेंगे और हाउस के अंदर तावन करेंगे, कमेटी सिस्टम को मजबूत करेंगे और तो फिर चेयरमैन पीएससी उनको देने में भी हरज कोई नहीं है। लेकिन किसी सुलझे हुए बंदे को देना चाहिए, किसी ऑनेस्ट बंदे को देना चाहिए। आपके जहन में कोई नाम है? वैसे आप तमाम को जानते हैं, कोई ऐसा बंदा है पूरे हाउस में 342 में या प्लस या कम ऐसा बंदा? मेरे ख्याल में जी काफी बंदे हैं, उनमें अहमद रजा है, शेख वकास है, आबद वो क्या नाम है अपना, अहमद डोगर साहब है। तो ये सारे बड़े अच्छे लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं और बड़े मंजे हुए लोग हैं। अच्छा, आपको पॉलिटिकल आदमी सिर्फ चाहिए या आपको थोड़ा सा कॉम्पिटेंट काबिल बंदा भी चाहिए जो पीएससी को समझता हो? पैरे हैं, इंग्लिश है और बहुत सारी चीजें हैं, नो ऑफेंसेस टू एवरीवन। आपको कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए, गवर्नेंस को भी समझता हो। मैं तो वहां पे 20 साल किए, कवर किया उसको कमेटी को। सर इतनी आसान कमेटी तो नहीं है ये। मेरा सरासर साहब मेरे ख्याल में ओवरसाइड पॉलिटिकल बंदा बेहतर कर सकता है। टेक्नोक्रेट जो है वो हेड नहीं हो सकता। वो जिनमें टेक्नोक्रेट का कह भी नहीं रहा सके हेड बने, वो तो पार्लियामेंट के अंदर से बनना है कोई ना कोई। अच्छा, आपने पार्लियामेंट के अंदर भी आप टेक्नोक्रेटों की मेजॉरिटी है। अच्छा वो आपके दौर में भी थी जी, जब आप ये यही तो प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकल लोगों की माइनॉरिटी होती जा रही है, माइनॉरिटी में जा रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताएं कि अभी आपने कहा कि पीटीआई को दे देनी चाहिए, अपोजिशन को मिलनी चाहिए, बड़ा इट्स ए ब्यूटीफुल स्लोगन, हमने भी सपोर्ट किया हुआ कि ठीक है। लेकिन एक और चीज देखिए सर, एक हुकूमत जो है वो 3-4 साल हुकूमत करके जाती है, वो अगला इलेक्शन हार जाती है, वो अपोजिशन में आती है, उसी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मिल जाता है, उनका एमएनए, तो सारे ऑडिट पैरे तो उन्हीं के आ रहे होते हैं अपनी हुकूमतों के। हाँ, ये आपकी बात में वो तो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। हमने देखा हुआ है सर 2013-18 की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज थी सर। माइंड ना कीजिएगा, खुर्शीद शाह साहब जो है उन्होंने सारे पैरे पीपल्स पार्टी के सेटल की कमेटी बैठ गई थी। सही क्लासरा साहब, चेयरमैन अकेला कोई चीज नहीं होता, आपने बड़ी कवर की है। वहां मेजॉरिटी हमेशा हुकूमत की होती है उस कमेटी के अंदर या इत्तेहादियों की होती है।
और मेजॉरिटी से ही फैसले होते हैं। कोई वहाँ अकेला चांद भाई फैसला कोई आप भी मेंबर रहे, कमेटी के चेयरमैन रहे, हमने भी रिपोर्टिंग की है, कवर किया है, लेकिन देखने में ये आया है कि तीनों बड़ी पार्टीज के लोग जो हैं उनकी हुकूमतें नहीं है, उन तीनों पे ऑडिट पै रहे हैं, उन तीनों पे रिपोर्ट्स हैं। तो वो तो फिर मिल मिला तो होगा कि यार तू मेरे वाली ये हाथ हौला रखना, मैं तेरे वाली रखूंगा। कलासरा साहब, ये कानून है, आइन है कि पार्लियामेंट के अंदर से ही बनेगा चेयरमैन या कमेटी बनेगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि वहां भी आप रिटायर्ड को ब्यूरोक्रेट ही बिठाना चाहते हैं या वो अफसर ही बिठाना चाहते हैं। खुदा के लिए पार्लियामेंट पे सर मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल साथ हूँ, लेकिन वहां से कोई ऐसा बंदा तो बन सकता है ना जो थोड़ा सा फेयर हो, ऑनेस्ट हो, काबिल हो और बियॉन्ड पार्टीज बात करे। सर देखिए, मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो बियॉन्ड पार्टी, जब आप पीएससी के अंदर होते हैं तो किसी सियासी बंदे का अपना ऑडिट पैरा नहीं होता। मैं ये भी आपको बता सर वजीरों की उनकी वजारतों के पैरे आते हैं सर सारे। सर वो तो असूली तौर पे जब किसी वजीर जो कमेटी का मेंबर हो और वजारतों में उसका पैर है तो उसको नहीं बैठना ही नहीं चाहिए उसमें। चलें सर, इट्स ए लॉन्ग डिबेट और आपसे हमेशा बड़ी अच्छी डिबेट रहती है। चांद साहब थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी काइंड। हालांकि आप मेरा कल बिजी थे, आपने टाइम निकाला, वी आर ग्रेटफुल सर। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हफीजुल्लाह न्याई साहब के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि मुझसे मेरे बेटे के साथ मुलाकात नहीं कराई जा रही और मुझे उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। इसके ऊपर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।